फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है अलवर सीरीज। साथियों, एफआरएसआर है आपके सिलेबस में रखे हैं और एफआरएसआर पर आधारित एक कंप्लीट सीरीज चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, परंतु नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है उन पर आधारित एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू की गई है अपडेटेड मैनर में। आप सभी ने कहा है कि इन पर आधारित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो अपडेटेड मैनर में यहाँ पर लाए जा रहे हैं एफआरएसआर सीरीज 2.0। तो चलिए साथियों देख लेते हैं एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज अलवर सीरीज पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन 21। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स एब्सेंट विदाउट अथॉरिटी द पीरियड इज ट्रीटेड एज। जब कोई सरकारी कर्मचारी बिना अधिकार के अनुपस्थित रहता है तो वह अवधि इस प्रकार मानी जाएगी, यानी कि बिना अनुमति के वो गया है, कोई उसने अवकाश नहीं लिया है, छुट्टी नहीं ली है, उस अवधि को क्या माना जाएगा जब वो बिना अथॉरिटी के लीव पर रहा है या एब्सेंट रहा है। ऑप्शन देखिए, अर्न लीव, हाफ पे लीव, ब्रेक इन सर्विस और डायजनल सस्पेंशन। जब कोई कर्मचारी बिना अधिकार के अनुपस्थित रहता है तो वह अनुपस्थित अवस्था है, अवधि है, वो क्या कहलाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्रेक इन सर्विस और डायजनल। या तो सर्विस ब्रेक मानी जाएगी या उस अवधि को डायजनल माना जाएगा, मतलब कि अकार्य दिवस के रूप में उसको माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 22। द एक्सप्रेशन डायजनल मीन्स, अकार्य दिवस के रूप में अभिव्यक्ति का क्या तात्पर्य है। अगर कोई पीरियड है वो डायजनल के रूप में घोषित कर दिया है तो इसके मायने क्या हो जाएंगे, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, डे नॉट काउंटेड फॉर पे एंड सर्विस, डे ट्रीटेड एज सस्पेंशन, डे ट्रीटेड एज लीव विदाउट पे बट काउंट्स फॉर सर्विस, डे ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। तो अकार्य दिवस का क्या मतलब हो जाएगा, डायजनॉन का क्या मतलब हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डे ट्रीटेड एज लीव विदाउट पे बट काउंट्स फॉर सर्विस। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि उस अकार्य दिवस को लीव माना जाएगा, लीव के रूप में ट्रीट किया जाएगा, परंतु उस लीव का कोई वेतन नहीं मिलेगा, उसका लीव पेमेंट है आपको नहीं मिलेगा। और बड़ी बात बताई गई है कि इसको सर्विस के रूप में काउंट किया जाएगा, सेवा के रूप में काउंट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 23। सर्विस अंडर एफआर बिगिंस फ्रॉम, एफआर के अंतर्गत सेवा प्रारंभ होती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सर्विस होती है एफआरएसआर के अंतर्गत गवर्नड होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर एफआर रूल्स है कब से लागू हो जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी, डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। सेवा में आने के बाद में एफआर रूल्स है उनके तहत सेवा नियंत्रित हो जाती है, कब से शुरू हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी। जब से सेवा में आ गया, जिस दिन उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है उस दिन से एफआर रूल्स के तहत उसकी सेवा नियमावली है उसको नियंत्रित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एफआरएसआर ही आपकी सर्विस को रेगुलेट करते हैं और एफआरएसआर हैं वो कम नहीं है, बहुत सारे हैं। ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक एफआरएसआर है वो आपके अधिकारों को भी नियंत्रित करते हैं और साथ में ही आपके कर्तव्यों को भी डिफाइन करते हैं। तो एफआरएसआर पर एक कंप्लीट सीरीज है चैनल पर पहले से उपलब्ध है, परंतु इनको फिर से अपडेट किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट मोड में लाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है एफआरएसआर रूल्स 2.0। देख लेते हैं अगला सवाल 24। रेजिग्नेशन बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम, इस्तीफा निम्नलिखित से प्रभावी हो जाता है। अगर कोई कर्मचारी रेजिग्नेशन दे देता है तो वो रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा। डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डेट ऑफ रिलीविंग, डेट मेंशन्ड इन रेजिग्नेशन लेटर। तो रेजिग्नेशन है कौन सी डेट से कब से प्रभावी माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि जिस दिन वो स्वीकार कर लिया, इस्तीफा स्वीकार कर लिया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि एक्सेप्टेंस के लिए एम्पावर्ड की गई है, उसने अगर
इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, उस दिन से ही रेजिग्नेशन है वो प्रभावी माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 25। अंडर द फंडामेंटल रूल्स, पे एंड अलाउंसेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन आर रेगुलेटेड बाय विच प्रोविजन। एफआर नियमों के तहत निलंबन के दौरान सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्ते किस प्रावधान द्वारा विनियमित होते हैं। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड हो गया है तो सस्पेंशन पीरियड में पे और अलाउंसेज हैं वो दिए जाएंगे, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस बोलते हैं। वो कौन से एफआर के तहत नियंत्रित होंगे, कितना पेमेंट दिया जाएगा, कौन कौन से अलाउंसेज हैं वो एडमिजिबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये बात कहाँ बताई गई है, कौन से रूल्स में बताई गई है। FR 52, FR 53, FR 54, FR 55। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। FR 53 में सस्पेंशन पीरियड के अंतर्गत पे और अलाउंसेज हैं वो दिए जाते हैं, कितना पे होगा और कौन कौन से अलाउंसेज हैं वो मिलेंगे ये बताया गया है FR 53 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, FRSR से हमारी सर्विस रेगुलेट होती है, गवर्नड होती है। तो FRSR ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट, सस्पेंशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, टर्मिनेशन, इन सभी को बताती है, रेगुलेट करती है। FRSR के सारे क्वेश्चंस हैं वो चर्चा किए जाएंगे अलवर सीरीज में। अगर आपको अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 26। डेपुटेशन ऑब्लिक फॉरेन सर्विस इज गवर्नड अंडर विच एफआर रूल्स। प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा किस एफआर नियम के तहत शासित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति तो आप समझते हैं, परंतु फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है ये भी एफआर में डिफाइन किया गया है। फॉरेन सर्विस क्या होती है ये कौन से रूल में बताया गया है। FR 10, FR 26, FR 110 to 116, FR 56। प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन और विदेश सेवा फॉरेन सर्विस है वो कौन से एफआर के तहत बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। FR 110 to 116, 110 से लेकर के और 116 तक ये बात बताई गई है कि डेपुटेशन क्या होता है और उसमें सैलरी क्या होगी, डेपुटेशन अलाउंसेज है कितने होंगे, साथ में फॉरेन सर्विस किसको कहेंगे, ये सब चीजें हैं वो बताई गई है FR 110 से लेकर के 116 तक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 27। डेपुटेशन अलाउंस इज एडमिजिबल व्हेन द एम्प्लॉई। प्रतिनियुक्ति भत्ता तब स्वीकार्य है जब कर्मचारी, मतलब कि डेपुटेशन अलाउंस है कब एडमिजिबल होगा। ऑप्शन देख लीजिए। टेक्स ज्वाइनिंग टाइम मोर देन नॉर्मल, इज पोस्टेड ऑन फॉरेन सर्विस, इज प्लेस्ड अंडर ट्रेनिंग अब्रोड, वर्क्स इन अनदर डिपार्टमेंट विद अप्रूवल। तो डेपुटेशन अलाउंस है वो कब एडमिजेबल होगा, स्वीकार्य होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। वर्क्स इन अनदर डिपार्टमेंट विद अप्रूवल, मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट में, पेरेंटल डिपार्टमेंट है उसको छोड़ करके और दूसरे डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है तो उसको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। परंतु ये कार्य ऐसा नहीं है, इसको पहले आपको पेरेंटल डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाना होगा। अप्रूवल के बाद में वहां पर आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट ए है और अप्रूवल के बाद में, परमिशन के बाद में आप बी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो बी डिपार्टमेंट में कार्य करने के लिए आपको कुछ अलाउंसेज एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसको आप क्या बोलेंगे, डेपुटेशन अलाउंस बोलेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी से ए से बी में चले जाएंगे तो उसको आप डेपुटेशन अलाउंस नहीं बोलेंगे, वहां अप्रूवल होना जरूरी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 28। मैक्सिमम डेपुटेशन पीरियड परमिजिबल नॉर्मली इज। सामान्यतः स्वीकार्य अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं पुरानी परीक्षा में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। मैक्सिमम पीरियड डेपुटेशन का कितना हो सकता है एंटायर सर्विस में। 2 years, 3 years, 5 years, 7 years।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 5 इयर्स। 5 वर्ष है वो प्रतिनियुक्ति के लिए बताया गया है। अधिकतम प्रतिनियुक्ति कितनी हो सकती है? 5 वर्ष की हो सकती है। परंतु यहाँ पर भी एक क्लू है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि 5 वर्ष से अधिक अगर आप प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं तो किसकी परमिशन लेनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 29। ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस हु पेज लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। विदेश सेवा के दौरान अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुरानी परीक्षाओं में ये सभी सवाल हैं वो पूछे गए थे। अगर आप फॉरेन सर्विस में हैं और वहां से लीव पर आ जाते हैं तो उस टाइम का लीव सैलरी है वो कौन देगा और पेंशन कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? पेरेंट डिपार्टमेंट, बोरोविंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विदेश सेवा से आप अवकाश पे आए हैं तो अवकाश वेतन कौन देगा और साथ में पेंशन अंशदान का भुगतान कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा बोरोविंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस डिपार्टमेंट में आप वर्तमान में सेवा दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट को आप क्या बोलेंगे? फॉरेन डिपार्टमेंट बोलेंगे और वहां दी गई सेवा को आप फॉरेन सर्विस बोलेंगे। तो वो डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? बोरोविंग डिपार्टमेंट होगा। और बोरोविंग डिपार्टमेंट है वही लीव सैलरी देगा साथ में पेंशन कंट्रीब्यूशन भी करेगा उस पीरियड का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 30। द रूल दैट रेगुलेट्स पे ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम इज। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान वेतन को नियंत्रित करने वाला नियम है। मतलब कि ज्वाइनिंग टाइम का पेमेंट है वो कौन से रूल के तहत नियंत्रित होगा? FR 17, FR 26, SR 114, FR 56। ज्वाइनिंग टाइम का जो वेतनमान है वो कौन से रूल के तहत दिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा SR 114। डियर फ्रेंड्स, FRSR है वो आपके पूरी सर्विस को रेगुलेट करती है। तो टोटल FRSR पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, परंतु इनको अपडेटेड किया गया है FRSR रूल्स 2.0 में। और इस सीरीज को नाम दिया गया है अलवर सीरीज। अगर आपको अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। देख लेते हैं क्वेश्चन 31। मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिजिबल ऑन ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट इज। जनहित में स्थानांतरण पर स्वीकार्य अधिकतम कार्य ग्रहण समय है। मतलब कि जेटी है ज्वाइनिंग टाइम है वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है जबकि आपका ट्रांसफर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है? 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 15 डेज। 15 दिन का आपको जेटी मिलेगा जबकि आपका ट्रांसफर हुआ है किस में? पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 32। ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड द एडमिजिबल पीरियड इज ट्रीटेड एज। स्वीकार्य कार्य ग्रहण अवधि से अधिक लिया गया समय इस प्रकार माना जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया गया है, एडमिजिबल है, उससे ज्यादा आप ज्वाइनिंग टाइम ले लेते हैं, आप ड्यूटी पर नहीं आते हैं, तो उस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा? अर्न लीव, हाफ पे लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, डाइज नॉन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, डाइज नॉन माना जाएगा। उसको आप क्या बोलेंगे? अकार्य दिवस के रूप में मानेंगे। क्योंकि जो ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है, ज्वाइनिंग टाइम है वो डिस्टेंस पर भी आधारित होता है। डिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पर बने रहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको तुरंत ही देखना है तो FRSR के पहले वाले सीरीज को देखिए। उस स्वीकार्य कार्यग्रहण अवधि से अधिक का ज्वाइनिंग टाइम आप लेते हैं, उस अवधि को क्या ट्रीट किया जाएगा? अकार्य दिवस, डायजनोन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 33। टीए ऑन ट्रांसफर इज एडमिजिबल ओनली इफ द ट्रांसफर इज। स्थानांतरण पर टीए तभी स्वीकार्य है जब स्थानांतरण हो। मतलब कि टीए मिलेगा ट्रांसफर में कौन सी कंडीशन में मिलेगा? विद इन द सेम बिल्डिंग, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, एट एम्प्लॉइज ऑन रिक्वेस्ट, टेम्परेरी फॉर शॉर्ट पीरियड।
तो टीए कब एडमिजिबल होगा अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ट्रांसफर होता है तो टीए एडमिजिबल होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 34। डेली अलाउंस डीए बिकम्स इनएडमिजिबल आफ्टर कंटिन्यूअस हाल्ट ऑफ। निम्नलिखित में से लगातार रुकने के बाद दैनिक भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस है वो अस्वीकार्य हो जाता है। अगर आप ओडी गए हुए हैं तो ओडी के लिए आपको डीए मिलेगा, परंतु कितने दिनों से अधिक ओडी जाते हैं, ऑन ड्यूटी जाते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, उस अवधि से अधिक हाल्ट होने पर डीए मिलना बंद हो जाएगा। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा 180 डेज। 6 महीने से अधिक अगर आप ओडी गए या ट्रेनिंग पर गए थे और वहां 6 महीने से अधिक आपका हाल्ट हो गया है तो 6 महीने तक तो आपको डीए मिलेगा, उसके बाद में डीए मिलना बंद हो जाएगा। इस डीए के लिए भी कंडीशंस है वो बताई गई है। आप वीडियो पर बने रहे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 35। एलटीसी इज गवर्नड अंडर विच रूल सेट। एलटीसी किस नियम के तहत शासित होता है, मतलब कि एलटीसी है उसके लिए कौन से रूल बने हुए हैं? फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, सीसीएस लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स, सीसीएस कंडक्ट रूल्स। तो एलटीसी कौन से नियमों के तहत गवर्नड होती है, शासित होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सीसीएस लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स मतलब कि एलटीसी रूल्स के तहत ये गवर्नड होती है, शासित होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एफआरएसआर 2.0 की सीरीज, अलवर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 36। अर्न लीव इज क्रेडिटेड टू एम्प्लॉइज। अर्जित अवकाश कर्मचारियों को दिया जाता है, मतलब कि ईएल है वो कब दिया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा? वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, एवरी क्वार्टर, मंथली बेसिस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्वाइस ए ईयर। मतलब कि साल में 2 बार ईएल है वो क्रेडिट किए जाएंगे। और इनके क्रेडिट होने का तरीका क्या है कि 1 जनवरी को हो जाएंगे और साथ में 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्रेडिट होते हैं। कितनी कितनी क्रेडिट होती है? 1 जनवरी को 15 क्रेडिट होंगे, अगली 15 क्रेडिट होंगे। तो इस तरीके से एडवांस में ये क्रेडिट किए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। मैक्सिमम अकोमोलेशन ऑफ अर्न लीव अलाउड इज। अर्जित अवकाश का अधिकतम संचय अनुमत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम आप ईएल कितनी एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं? 240 डेज, 270 डेज, 300 डेज, 315 डेज। तो ईएल मैक्सिमम कितनी अकोमोलेट हो सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 300 डेज। ये क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम आप कितनी ईएल इकट्ठी कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 38। हाफ पे लीव इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ। अर्ध वेतन अवकाश निम्न दर पर जमा किया जाता है। किस दर से जमा किया जाएगा? 10 डेज पर ईयर, 15 डेज पर ईयर, 20 डेज पर ईयर, 30 डेज पर ईयर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 20 डेज पर ईयर। मतलब कि 20 दिन का एचपीएल है, पर ईयर के बेसिस पर जमा होगा। और ये भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से ईएल होता है। 10 डेज की एचपीएल है वो जमा होंगी 1 जनवरी को होंगी। इसके साथ में 10 डेज की एचपीएल है वो जमा होंगी 1 जुलाई को जमा होंगी। तो इस तरीके से ये क्रेडिट होती है। टोटल कितने दिनों की हो जाएंगी? 20 दिनों की हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 39। कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ऑन। परिवर्तित अवकाश इस प्रकार दिया जाता है, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट और पर्सनल ग्राउंड्स, नो ग्राउंड्स रिक्वायर्ड, ओनली ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो कमिटेड लीव यानी कि परिवर्तित अवकाश है, इनमें से कौन सी कंडीशन में दिया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर
कमिटेड लीव आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एफआरएसआर रूल्स 2.0 की सीरीज अलवर सीरीज पार्ट 2 का अंतिम सवाल 40 मैटरनिटी लीव मैक्सिमम एडमिजिबल पीरियड इज। मातृत्व अवकाश की अधिकतम स्वीकार्य अवधि कितनी है, मतलब कि मैटरनिटी लीव है वो मैक्सिमम कितने दिनों की मिल सकती है। 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज, 240 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 180 डेज। 6 महीने की मातृत्व अवकाश है वो मिलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों एफआरएसआर रूल्स 2.0 की अलवर सीरीज पार्ट 2 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए। इससे पहले भी एफआरएसआर पर एक कंप्लीट सीरीज चैनल पर अवेलेबल है। आप पहले वाले समझिए और साथ में अपडेटेड मैनर के लिए आप देखिए अलवर सीरीज। डियर फ्रेंड्स एफआरएसआर रूल्स है वो आपकी सर्विस को रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं। तो एफआरएसआर के सारे क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है एफआरएसआर रूल्स 2.0 में। अगर आपको एफआरएसआर रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।